ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और इस थर्ड लेक्चर जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स का मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, उसमें मैंने फ्लूइड प्रॉपर्टीज में मैंने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी तक आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने बताया था कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है और अगर शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन में अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करना चाहूं, ठीक है, टाउ और du बाई डी वाई का जो प्लॉट मैंने आप लोगों को समझाया था, उसमें मैं अगर इसको समझा रहा था कि मैं इसे कैसे प्लॉट करूं, तो यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होके आ रही थी और इसके बाद यहां पर मैंने बताया था कि यहां पर एक आइडियल फ्लूइड होता है, यहां पर आइडियल फ्लूइड होता है और ये आपका न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड। यहां तक अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया था। अब आज के लेक्चर में मैं क्या करूंगा, आज के लेक्चर में मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स को भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि उसमें जो क्वेश्चन पूछने लायक है वो क्या पूछे जा सकते हैं। हालांकि बहुत इजी आता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत अच्छे से उसको समझाऊं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को क्या करूंगा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, तो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। यहां पर मैकेनिक्स के भी एप्लीकेशन थोड़े से यूज होंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले तो क्वेश्चन दिखा देता हूं। ओके, चलिए यहां पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा वो कर देता हूं, एनलार्ज कर देता हूं। आप लोग क्या करिए, 2 मिनट तक क्या करेंगे, आप लोग मेरे वीडियो को पॉज कर दीजिए, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद आप कोशिश करिए इसको बनाने का, और जब नहीं बने तो ये फिर मैं तो बता ही रहा हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A block of 1000 Newton has to pull up in a 30-degree inclined surface by 100 meter. Okay, the coefficient of friction is 0.20. Determine the percentage change in force required and the energy consumption if the block and surface are filled by a lubricant of thickness 1 mm and the viscosity is 10 centipoise. मैं समझाऊंगा इसका मतलब, ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। एरिया ऑफ द ब्लॉक इज 0.25 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 4 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं कि जब मैंने आप लोगों को विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड पर लगने वाली वेलोसिटी का इफेक्ट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे सॉलिड सरफेस पर लगने वाले फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है, ठीक है। पर क्या दोनों का इफेक्ट अगर मैं किसी एक ही सॉलिड ऑब्जेक्ट पर कंसीडर करूंगा, बहुत ध्यान से समझिए मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पर, आपको लग रहा होगा सर ये क्या लिखा है, ये हॉट्स क्वेश्चन यानी कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे पता है बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं गेट में, अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो इजी आएगा, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन मेरा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपके कॉन्सेप्ट को थोड़ा हिलाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि विस्कोसिटी का इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है उसी तरह जिस तरह से सॉलिड पर आपके फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है। बट अगर मैं किसी एक ही सॉलिड ऑब्जेक्ट पर ये दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ अप्लाई करूं तो क्या वहां पर वैल्यू सेम आ सकती है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है फ्रेंड्स, मैं इसका डायग्राम बना के आप लोगों को समझाता हूं कि आपके पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, आपके पास क्या है, एक इंक्लाइंड सरफेस है, ओके। और इस इंक्लाइंड सरफेस पर क्या है, इस इंक्लाइंड सरफेस पर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, इस इंक्लाइंड सरफेस पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक का ऑफ कोर्स इसके साथ कांटेक्ट में है, ऐसा नहीं कि हवा में है ये, पर ड्यू टू क्लैरिटी ऑफ डायग्राम में इसे ऐसे बना रहा हूं। यहां पर जो ये एंगल दिया है आप लोगों को 30 डिग्री दिया है, ये कितना दिया है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहां पर क्या है कि इसका जो वेट आपको दिया गया है वो 1000 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। सब कुछ ऐसा यूनिट पे है अभी तक। नाउ मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस इंक्लाइंड सरफेस पर कुछ फोर्स लगाकर इस ब्लॉक को इसके इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक पहुंचा सकूं और ये दूरी आपकी 100 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और इस पर फिर कितना एनर्जी लगेगा, मतलब मुझे तो पहले क्या करना पड़ेगा, फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे तो फोर्स की वैल्यू दी नहीं गई है क्वेश्चन में। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन पर 0.2 दे दी गई है। और उसके बाद मुझे बोला गया है कि जब मैं ये फोर्स निकालूं तो फोर्स टोटल, मतलब मुझे एनर्जी कैलकुलेट करना है जब मैं इस ब्लॉक को इस फोर्स के जरिए कितना मीटर, कितना डिस्प्लेस कर सकूं, 100 मीटर में इसको क्या कर सकूं, डिस्प्लेस कर सकूं। ये मेरा पहला सवाल है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि मुझे फिर से एनर्जी कैलकुलेट करनी है
जब क्या हो जाए, जब यहां पर कोई फ्लूइड आ जाए, जब यहां पर क्या आ जाए, कोई फ्लूइड आ जाए, कोई लुब्रिकेंट आ जाए। फ्लूइड से मेरा मतलब है कोई लुब्रिकेंट आ जाए, और यहां पर जो लुब्रिकेंट है उस लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी आपको दे दी गई है, आई थिंक 10 टू द पावर 10 सेंटीपोइस दे दी गई है, आपको 10 सेंटीपोइस दे दी गई है, आपको कुछ एरिया दे दिया गया, और यहां पर आपको वेलोसिटी भी दे दी गई है कि मैं 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको ट्रेवल कराना चाहता हूं, और सेम 100 मीटर के ही डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा, और वहां पर भी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वहां पर भी मुझे एनर्जी को ही कैलकुलेट करना है। तो क्या दोनों केसेस में एनर्जी सेम आएगी या दोनों केसेस में एनर्जी अलग अलग होगी, और अगर अलग अलग होगी तो कितना परसेंटेज ऑफ जो चेंज आ रहा है वो क्या करना है, मुझे यहां पर कैलकुलेट करके बताना है। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर आपके 2-3 कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे। यहां पर आपके कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा मैकेनिक्स का, यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा फ्रिक्शन का, यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है। यहां पर आप एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे, यहां पर आप परसेंटेज भी कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी का कोई भी न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं, ठीक है। तो चलो भाई इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। क्वेश्चन को मैं ऊपर ही रखता हूं ताकि कोई डाटा चाहिए रहे तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले तो मैं ये इंक्लाइंड सरफेस अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूं। ये लीजिए भाई, ये मेरा इंक्लाइंड सरफेस है, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूं। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि इसके कांटेक्ट में है, अभी लुब्रिकेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये मेरा ब्लॉक है, ओके। ये है एंगल 30 डिग्री, ठीक है। इसका जो वेट है, इसका जो वेट है, ये वेट है यहां पर कितना दिया गया है, ये वेट यहां पर दिया गया है 1000 न्यूटन, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर मुझे इस फोर्स की वैल्यू, इस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझनी चाहिए, मुझे यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.2 दी गई है। अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा। सबसे पहले तो मैं एक बड़ा सा ब्लॉक बना दूंगा, ठीक है। मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, चलिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहता हूं तो मैं इसके सेंटर ऑफ मास से इस तरह से कुछ एक्सिस ले लेता हूं, ठीक है, ओके। चलो, और यहां पर वेट का कंपोनेंट लग रहा था आपका, यहां पर इस वेट का कंपोनेंट लग रहा था, ये था 1000 न्यूटन, ठीक है। चलो, अब यहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है तो ज्योमेट्री सब मैं यहां पे ज्योमेट्री नहीं बताऊंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहां पर ज्योमेट्री से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला एंगल भी आपका कितना निकल के आ जाएगा, थीटा, जो कि कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। यहां पर फोर्स आपका लग रहा है क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आपको यहां से लेकर, मतलब एक इनिशियल पोजीशन से लेकर 100 मीटर की दूरी यहां पर तय करनी है, कुछ फाइनल पोजीशन तक, ठीक है ना। तो फोर्स का डायरेक्शन कहां है, अपवर्ड डायरेक्शन है। अब क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है तो यहां पर अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू बताऊं, फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इस अप्लाइड फोर्स, इसको मैं कैपिटल एफ मान लेता हूं, इसको मैं क्या मान लेता हूं, कैपिटल एफ मान लेता हूं, इसको मैं कैपिटल एफ मान लेता हूं, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, तो यहां पर क्या होगा, स्मॉल एफ, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स यहां पर लगेगा, यहां पर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब क्योंकि देखिए यहां पर ये जो ब्लॉक है ये इस टेबल के ऊपर है या जो इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर है, तो इंक्लाइंड सरफेस भी क्या होगी, अपने सरफेस के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो यहां पर चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं रिएक्शन फोर्स आर, ठीक है। अब मुझे क्या क्या करना है, जितनी भी वैल्यूज है इसको कैलकुलेट करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो अगर मैं इस W यानी कि 1000 न्यूटन को रिजॉल्व करूंगा तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या आ जाएगा, W cos 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये विद द एंगल क्या हो रहा है, रिजॉल्व हो रहा है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 cos 30 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं इसको इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करूंगा अगेंस्ट द एंगल, तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, W sin 30 डिग्री, ठीक है। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यहां पर इस डायग्राम को देखकर, यहां पर इस डायग्राम को देखकर मैं क्या कर सकता हूं, इस डायग्राम को देखकर मैं ये लिख सकता हूं कि जो कैपिटल एफ फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर होगा आपका W sin
30 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां पर मुझे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू रिएक्शन फोर्स, ठीक है। और यहां पर रिएक्शन फोर्स कौन सा है, यहां पर ये वाला इसका रिएक्शन फोर्स है। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू 0.2 इंटू रिएक्शन फोर्स। और ये जो रिएक्शन फोर्स है, ये रिएक्शन फोर्स क्या आएगा, किसके बराबर आएगा, देखिए पर्टिकुलर इस y डायरेक्शन पे, अगर मैं इसे y डायरेक्शन पे देखूं तो y डायरेक्शन पे जो बॉडी है वो मेरी इक्विलिब्रियम पे है, वहां तो वो मूव नहीं कर रही है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि यहां पर जो आपका रिएक्शन फोर्स होगा वो W cos 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका, ये बेसिक मैकेनिक्स है, मैं एकदम बेसिक मैकेनिक्स का आपको फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कैपिटल F को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1000 sin 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 0.2 इंटू W cos 30 डिग्री है यहां पर रिएक्शन की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 0.2 इंटू 1000 cos 30 डिग्री, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर यहां पर इसके 1000 cos 30 डिग्री ये वैल्यू होती है, यहां पर ये वैल्यू होगी, मुझे उस समय निकालने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली यहां से क्या कर लेता हूं, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो यहां पर जो कैपिटल F की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1000 इंटू 1/2 प्लस 0.2 इंटू 1000 इंटू √3/2, ठीक है। तो यहां पर जब आप फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो इतना कंप्यूटर जैसा दिमाग नहीं है मेरा, मैंने कैलसी रखा है अपने पास, आप लोग भी अपनी मोबाइल कैलसी का यूज जरूर कर लेना। तो यहां पर मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, ये तो 500 हो जाएगा, ये तो क्लियर है, यहां पर 500 प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 200, ठीक है, इंटू √3/2 यानी कि 100√3, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 अंडर √3 173.20। तो यानी कि यहां पर जो कैपिटल F की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 673.20 न्यूटन, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर क्या हुआ, पहले मैंने उस कंडीशन के लिए वैल्यू निकाली है, उस कंडीशन के लिए वैल्यू निकाली है जब आपका जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है या जो 1000 न्यूटन वाला ब्लॉक है वो कहां पर है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट है इस इंक्लाइंड सरफेस पे। और यहां पर ये जो फोर्स मैंने निकाला है, ये फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये फोर्स की वैल्यू जब मैंने पूरा इस मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया तो 673.20 न्यूटन आई। याद रखिए मैंने यहां पर हर चीजों को SI यूनिट पर लिखा है, ऑटोमेटिकली मेरा जो आंसर आना चाहिए वो SI यूनिट पर ही आना चाहिए। अब यहां पर मैंने फोर्स कैलकुलेट किया है, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है, एनर्जी, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, उसको वर्क डन भी मैं लिख सकता हूं। अगर मैं उसको एनर्जी या वर्क डन लिख सकता हूं तो यहां पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन में, कि मुझे 100 मीटर को उसे डिस्प्लेस कराना है। तो यहां पर जो टोटल एनर्जी मेरी लगेगी 673.20 न्यूटन इंटू 100 मीटर, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 67300 आएगी, है 67320, ये क्या आ जाएगी, जूल्स या फिर न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जूल्स कहते हैं। तो मैं इसे क्या करता हूं, मैं इसे चेंज करके किलो जूल में लिख देता हूं, 67.32 किलो जूल्स। ये मेरी किसकी वैल्यू आई, मैं मान लेता हूं एनर्जी फॉर कंडीशन 1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अभी ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा। यहां पर जो पहला कंडीशन आपके क्वेश्चन पर दिया था कि डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन फोर्स रिक्वायर्ड, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हमें दो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फोर्सेस की और हमारी एनर्जी की। तो यहां पर अभी एक वैल्यू आई और दूसरा आपसे क्या कहा गया है, दूसरा आपसे ये कहा गया है कि एक बार क्या हुआ है कि आपका, यहां पर ही मैं इसको बना देता हूं, दूसरे कंडीशन में क्या है कि आपका ये इंक्लाइंड सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस है, और यहां पर आपके पास जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यहां पर आपके पास जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसी के बीच में क्या कर दिया गया है, उसी के बीच में यहां पर मैं लुब्रिकेंट लगा देता हूं। तो यहां पर क्या हो गया है, लुब्रिकेंट लगा दिया गया है,
ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पर लुब्रिकेंट लगा दिया गया। अभी भी जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। अभी भी इसका जो मास है, अभी भी इसका जो मास है वो कितना है, वो 1000 न्यूटन है। वो अभी भी कितना है, 1000 न्यूटन है। अभी भी मुझे यहां पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और अभी भी इसको जो मुझे डिस्प्लेस कराना है वो 100 मीटर ही कराना है। बट यहां पर क्योंकि एक लुब्रिकेंट आ गया है, तो लुब्रिकेंट के हिसाब से यानी कि फ्लूइड कंडीशन के हिसाब से मुझे क्या करना है, वहां पर उसकी विस्कोसिटी पता करनी चाहिए। तो यहां पर जो इसकी विस्कोसिटी दी गई है, ठीक है, ये डायनामिक विस्कोसिटी की वैल्यू है, ये म्यू सॉलिड वाला बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये क्या है 10 सेंटीपॉइंट्स। ये कितना दिया गया है, 10 सेंटीपॉइंट्स दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -3। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेंटीपॉइस का क्या रिलेशन होता है। तो यहां पर अगर सेंटीपॉइस को मुझे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 10 टू द पावर -3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 10 टू द पावर -2 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये यूनिट होता है आपका विस्कोसिटी का सेंटीपॉइस, बट ये ऐसा यूनिट नहीं होता है। हमें जो भी हमारी क्वांटिटी रखनी है उसे किस में रखनी है, ऐसा यूनिट पर ही रखनी है। ओके चलो, उसके बाद यहां पर v की वैल्यू दे दी गई है। v की वैल्यू क्या दे दी गई है, 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ यहां पर डिस्टेंस भी दिया गया होगा। ठीक है, रेट ऑफ यहां पर 10 सेंटीपॉइस, एरिया आपको दे दिया गया है। ठीक है, एरिया भी आपको दे दिया गया है। मैं ऐसा करता हूं यहां पर क्योंकि कुछ, हाँ देखिए यहां पे थिकनेस भी आपको दे दिया गया 1 mm, थिकनेस भी देखिए यहां पे 1 mm दिया गया है। लुब्रिकेंट का थिकनेस की भी वैल्यू आपको 1 mm दे दी गई है। बस अब देखिए बड़ी आसानी से निकल जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू आपको दे गई है ये कितनी दी गई है, 1 mm दे दी गई है। तो यहां पर जो हमारा h की वैल्यू है उसको मैं लिख देता हूं 0.001 मीटर। क्यों, क्योंकि 1 mm है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया आपको दे दिया गया है, एरिया आपको दे दिया गया है 0.25 आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे यहां पर एक ये वाला फोर्स लगेगा आपका, एक ये वाला फोर्स लगेगा जिसकी वजह से मुझे डिस्प्लेस करना है। ठीक है, एक कौन सा फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा हमारा ड्यू टू विस्कोसिटी। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल देता हूं, शियर स्ट्रेस बाय न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू du बाय dy, यह हमारी वैल्यू होती है, ये होती है हमारी शियर स्ट्रेस की वैल्यू। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी प्रोफाइल के कॉन्सेप्ट में मैंने सिखाया था कि एक्चुअली ये जो होता है एक पैराबोला बनता है। बट अगर मैं बहुत छोटे सेक्शन के लिए मान के चलूं, यहां पर आप देख भी सकते हो सेक्शन की विड्थ कितनी है, 1 mm, बहुत छोटी है। ठीक है, तो अगर मैं इतने छोटे लेंथ के लिए मान के चलूं तो ये वेलोसिटी प्रोफाइल को मैं लीनियर समझ सकता हूं। तो लीनियर के हिसाब से यहां पर जो टाउ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, म्यू इंटू वी बाय वाई या फिर एच। तो यहां पर म्यू की वैल्यू कितनी है, 0. यहां पर आपकी है 10 टू द पावर -2, सॉरी 10 टू द पावर -2 इंटू 4/10 टू द पावर -3। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी, टाउ की, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बाद में कैलकुलेट कर दूंगा, जब मैं फोर्स की वैल्यू निकालूंगा डायरेक्टली सब कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मुझे फोर्स निकालना है, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी टाउ इंटू एरिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 10 टू द पावर -2 इंटू 4/10 टू द पावर -3 इंटू 0.25 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसको काटने के बाद ये आएगा 40 इंटू 0.25, 25 4 जा 100, ये आपका हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मैं फोर्स निकाल रहा हूं ड्यू टू विस्कोसिटी तो वो कितनी आ जाएगी, वो आपकी 10 न्यूटन आ जाएगी। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिए, उसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन पे ही होगा, ये यानी कि फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। तो चलो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं। ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है, चलेगा।
ठीक है। यहां पर ये फोर्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, कैपिटल F लिख देता हूं। यहां पर फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, यहां पर आपकी 10 न्यूटन आ गई है। यहां पर आपका फ्लूइड है, यहां पर आपके मैं फ्लूइड को बना देता हूं, ठीक है, ये फ्लूइड था आपका, ठीक है। यहां पर 1000 न्यूटन, ठीक है, और इसको मैं इस टाइप से बना देता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये वाले यहां पर ज्योमेट्री से ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे रिजॉल्व करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1000 cos 30 डिग्री, और यहां पर क्या हो जाएगा 1000 sin 30 डिग्री, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर रिएक्शन फोर्स, तो एक बात यहां पे समझ लीजिए कि यहां पर जो रिएक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि लुब्रिकेंट की वजह से क्या होगा, जो इंक्लाइंड सरफेस होगा वो किसी भी तरह का रिएक्शन फोर्स इस बॉडी के ऊपर नहीं दे पाएगा, और यही यहां का कॉन्सेप्ट था। अगर मैं यहां पर रिएक्शन फोर्स को कंसीडर कर लेता तो क्या होता कि जो प्रीवियस वैल्यू आई, आप ध्यान से समझिए, यहां पर म्यू इंटू आर का भी कॉन्सेप्ट लग जाता, ठीक है। यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू सॉलिड का भी कॉन्सेप्ट लग जाता, ठीक है। अगर फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू सॉलिड का भी कॉन्सेप्ट लग जाता तो पिछले क्वेश्चन में म्यू आर प्लस 1000 sin 30 का तो कंपोनेंट था, प्लस यहां पर क्या है 10 न्यूटन का। अगर यहां पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इन तीनों फैक्टर को कंसीडर करता तो पिछली जो वैल्यू आई थी मेरी 673.20 न्यूटन, उससे ज्यादा वैल्यू आती। अगर उससे ज्यादा वैल्यू आती तो हम लुब्रिकेंट का इस्तेमाल ही क्यों करते। लुब्रिकेंट का इस्तेमाल इसलिए ही किया जाता है ताकि जो रिएक्शन फोर्स जो लगाया जाता है सरफेस के द्वारा वो क्या हो जाए, कम हो जाए। उसी की वजह से ये फ्रिक्शन फैक्टर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक्चुअली पूरा 0 नहीं होता है, कम हो जाता है, बट यहां थ्योरेटिकली मैं क्या मान के चल रहा हूं कि यहां पर फ्रिक्शन फैक्टर आपका क्या हो जा रहा है, यहां पर फ्रिक्शन फैक्टर आपका 0 हो जा रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो यहां पर जो रिएक्शन वाला कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहां पर फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूं कैपिटल F, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका W sin 30 डिग्री प्लस फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। तो ये हो जाएगा 1000 sin 30 डिग्री प्लस 10 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब ये आपको पता होनी चाहिए, cos 30 डिग्री क्या होगी, tan 45 डिग्री क्या होगी, cos 60 डिग्री क्या होगी, ठीक है। ये सब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, प्लस 10 न्यूटन। तो यहां पर ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 510 न्यूटन। देखिए F2 की वैल्यू अगर मैं यहां पे लिखूं, F1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, F1 की वैल्यू आ रही थी 673.20 न्यूटन, और F2 की वैल्यू कितनी आ रही है 510 न्यूटन। तो आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि जब मैंने लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया तो लुब्रिकेशन का इस्तेमाल करने के बाद यहां पर जो फोर्स की वैल्यू है उसमें क्लियर कट बहुत ज्यादा, कितना डिफरेंस आ रहा है 163.20, जो डेल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 163.20 न्यूटन के लगभग आ रही है। मतलब कितना ज्यादा इसमें चेंजेस आ गया। अब यहां पर आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं E2 की वैल्यू करूं तो ये क्या हो जाएगा F2 इंटू 100 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 510 इंटू 100 मीटर, ये न्यूटन है तो ये क्या हो जाएगा 51 किलो जूल, ठीक है। मतलब यहां पर टोटल किलो जूल में भी देखिए, अगर आप किलो जूल में भी देखिए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जा रहा है 163 या फिर मैं क्या कर सकता हूं, ये आपका 60, यहां पर आपका क्या आ रहा था 67.3, यानी कि आपका लगभग 16.3 किलो जूल का फर्क पड़ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर चेंज इन परसेंटेज, अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालना चाहूं तो वो क्या होगा, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ठीक है, इनटू 100। अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालना चाहता हूं, ठीक है, परसेंटेज चेंज निकालना चाहता हूं, और वो कितनी आ रही थी, वो आ रही थी 673.20 माइनस 510 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 673.20 इंटू 100, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एक बार मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूं, 173 डिवाइडेड बाय 163 डिवाइडेड बाय 673, ये लगभग आपकी आएगी 24%।
मतलब जब आपने लुब्रिकेशन का इस्तेमाल किया तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर 24 लगभग 25% का आपका एनर्जी कंजप्शन लो हो गया। ठीक है, चाहे आप सारी कंडीशन सेम थी, फोर्स की कंडीशन सेम थी, वेट की कंडीशन सेम थी, आपको डिस्प्लेसमेंट जो कराना था वो भी सेम था। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिना देखे इस क्वेश्चन को फिर से बनाने की कोशिश करिए, और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर आप लोग अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से बना देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, चलो अब हम लोग यहां पर जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो आज का मेन टॉपिक था वो क्या था हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। मैं बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस लाता रहूंगा जो आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरा हिला देंगे। ठीक है, आपको मजबूर कर देंगे सोचने पे कि हाँ यार फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं हम, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का सबसे अच्छा बात क्या है ना फ्रेंड्स, कि हम फ्लूइड को अपनी आंखों के सामने देखते हैं। ठीक है, हम जो भी करते हैं, हम सुबह उठते हैं मुंह धोते हैं, फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वॉशरूम जाते हैं, फ्लूइड का कॉन्सेप्ट है, नहाते हैं, पानी पीते हैं, है ना, घूमने जाते हैं, कहीं तैरते हैं, किसी चीज को तैरता हुआ देखते हैं। ठीक है, कुछ भी हम लोग करते हैं, कोई चीज डूबी हुई है, मतलब कीड़ों का क्या होना, फ्लूइड के ऊपर चलना, पत्थर फेंकना तो पानी के ऊपर उचकना, ये सारा फ्लूइड कॉन्सेप्ट्स है, ये सारा फ्लूइड कॉन्सेप्ट्स है। बहुत अच्छी बात ये कि हम इस चीज को विजुअलाइज कर सकते हैं, और जब हम किसी चीज को विजुअलाइज कर पाते हैं ना फ्रेंड, तो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू, जो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम बहुत अच्छे से एनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की मैं बात कर लेता हूं। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो हमारा फ्लूइड्स होता है, ठीक है, अगर मैं फ्लूइड्स की बात करूं तो फ्लूइड्स क्या होता है फ्रेंड्स, फ्लूइड अगर मैं यहां पर देखूं तो फ्लूइड्स मेनली मेरे दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसको मैं अगर यहां पर कर दूं, ठीक है, ठीक है, पहला मेरा क्या होता है फ्रेंड्स, पहला मेरा होता है आइडियल फ्लूइड्स। ठीक है, मैं एक बार इसको अच्छे से समझा देता हूं। एक मेरा होता है आइडियल फ्लूइड्स और एक क्या होता है रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स में मैंने आपको बताया था कि आइडियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया था, ये इनविस्कस होते हैं। ये क्या होते हैं, इनविस्कस होते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया था, इनका जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो क्या होता है, इनका जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, नहीं भी पता है तो अभी लिख लो, अभी समझ लो, मैं सब पढ़ाऊंगा। कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू यहां पर 0 हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इनके में जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन की जो वैल्यू होती है जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वो कितनी होती है, 0 होती है। तो ये चीजें आपको किसके लिए ध्यान रखनी थी, ये आपको आइडियल फ्लूइड्स के लिए याद रखनी थी। ठीक है, रियल फ्लूइड्स में क्या होता है, रियल फ्लूइड्स कंप्रेसिबल हो भी सकता है, कंप्रेसिबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, रियल फ्लूइड में विस्कोसिटी होती ही है, क्योंकि विस्कोसिटी ना हो ऐसा कोई फ्लूइड है नहीं, इसीलिए आइडियल फ्लूइड जैसा कोई भी फ्लूइड नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो रियल फ्लूइड में आपकी विस्कोसिटी होती है। यहां पर जो बल्क मॉड्यूलस है वो इनफाइनाइट नहीं होता, उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए जो बीटा यानी कि कंप्रेसिबिलिटी की भी कोई वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि अगर यहां पर k की वैल्यू नॉन इंफिनिटी है, ठीक है, तो बीटा की वैल्यू भी कुछ फाइनाइट होगी। ठीक है, यहां पर क्या होगी, बीटा की वैल्यू भी कुछ फाइनाइट होगी। उसके बाद यहां पर सरफेस टेंशन की भी वैल्यू होती है। सरफेस टेंशन, भाई सरफेस टेंशन जैसी अगर कोई चीज नहीं होती तो हम पढ़ते ही क्यों, लेकिन हम पढ़ते हैं, मतलब इसकी वैल्यू यहां 0 नहीं होती। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर रियल फ्लूइड्स की बात करूं, चलो भाई, अगर मैं यहां पर रियल फ्लूइड्स की बात करूं तो रियल फ्लूइड्स को भी आपके जनरली दो टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो रियल फ्लूइड्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए अब यहां पर इतना ज्यादा स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैं इसको अलग से करके बना रहा हूं। तो रियल फ्लूइड्स एक होता है कि विच कैन बी डिवाइडेड ऑन दी बेसिस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर जो
एक्सटर्नली प्रेशर एंड टेम्परेचर होते हैं उसके हिसाब से भी क्या है रियल फ्लूइड्स को बांटा जा सकता है। तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि फ्लूइड आपका कंप्रेसिबल भी हो सकता है और आपका फ्लूइड क्या हो सकता है, इनकंप्रेसिबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, इनकंप्रेसिबल भी हो सकता है। तो कंप्रेसिबल के टाइप्स के क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था जनरली जो गैसेस होते हैं वो आपके कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं और जो आपके लिक्विड्स होते हैं क्या होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं वो आपके जनरली इनकंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन जो हमारे काम की चीज है जो हमें पढ़नी है वो है डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इंटरनल विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर क्या होता है ना फ्रेंड्स कि फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होती है उसका भी अपना एक नेचर होता है। जैसे मैंने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आपको पढ़ाया था कि उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती, वो थ्रू आउट कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब यह है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में विस्कोसिटी चेंज हो सकती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फ्लो, मतलब किस तरह से वो बह रहा है, बहने के हो सकता है बहते बहते विस्कोसिटी इंक्रीज हो जा रही हो या डिक्रीज हो जा रही हो या समय के साथ भी हो सकती है। तो यहां पर जो आपका क्या बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स में आपके जो ये होता है दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है फ्रेंड्स। यहां पर भी ये दो टाइप्स में डिवाइड होता है। तो इन्हीं में से क्या होता है फ्रेंड्स, मैं इसको लिख देता हूं यहां पर, ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, इसी में से क्या होता है, एक आपका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक आपका होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, और दूसरा जो आपका होता है फ्रेंड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या होता है, म्यू कांस्टेंट होता है, आपका म्यू कांस्टेंट होता है। ठीक है, टाउ क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy, यानी कि टाउ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है। लेकिन जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, जो कि अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पहले मैंने क्या किया, फ्लूइड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, आइडल फ्लूइड, रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड भी आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल टेम्परेचर एंड प्रेशर और दूसरा डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल विस्कोसिटी। अब यहां पर एक विस्कोसिटी में भी फ्रेंड्स दो टाइप्स होते हैं, पर हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि विस्कोसिटी, जो इंटरनल विस्कोसिटी है उसको भी हम दो टाइप्स में जो डिवाइड करते हैं, तो बेस्ड ऑन विस्कोसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड्स होती है। ठीक है, देखिए फ्लूइड में भी कुछ ऐसा नेचर होता है जिसकी वजह से वो एज ए इलास्टिक मेम्ब्रेन, मतलब इलास्टिक बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है, जिसे हम विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विस्को इलास्टिक फ्लूइड, विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स। ठीक है, उसमें भी हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लिख लीजिएगा आप, फेविकोल। ठीक है, इसका आप एग्जांपल लिख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है गेट में पूछेगा, बट फिर भी एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अब निकल गई है बात तो बता देनी चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली जो इंटरनल विस्कोसिटी पर जो हम बात करते हैं, तो इंटरनल विस्कोसिटी में एक विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स होता है और जस्ट एक विस्कोसिटी होता है। ठीक है, तो विस्को इलास्टिक फ्लूइड्स में आप फेविकोल लिख सकते हैं, बट अभी आपको जो मेन चीज ध्यान रखना है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए रखना है। तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स में भी आपका क्या होता है फ्रेंड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स भी आपका दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है, आपका दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। ओके, चलिए, तो यहां पर मैं इसको बना दिया हूं। ओके, तो एक होता है आपका टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स। ठीक है, और एक होता है आपका टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स। बहुत अच्छे से समझाऊंगा फ्रेंड, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स। ठीक है, अब यहां पर जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स होता है उसके कितने कैटेगरी होते हैं, तो सबसे पहले इसमें जो आपका होता है वो होता है डाइलेटेंट फ्लूइड। क्या होता है आपका, डाइलेटेंट फ्लूइड्स। दूसरा जो आपका होता है वो क्या होता है, सूडोप्लास्टिक। और तीसरा जो आपका होता है वो क्या होता है, बिंघम प्लास्टिक। और जो उसके बाद जो आपके टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स होते हैं उसमें दो टाइप्स क्या होते हैं आपके, रियोप्लास्टिक, और दूसरा क्या होता है आपका
थिक्सोट्रॉपिक। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा फ्लूइड क्लासिफिकेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर काम खत्म नहीं होगा, हमें इनको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो टाइम डिपेंडेंट या टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड की जो बात की जा रही है मेरे द्वारा, इसका एक्चुअली में मतलब क्या हुआ, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, कि हम एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, शियर स्ट्रेस को रखते हैं, और यहां पर हम क्या करते हैं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन को हम यहां पर वाई एक्स एक्सिस में रखते हैं। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ और ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, ठीक है। यहां पर जो न्यूटोनियन फ्लूइड था, चलिए न्यूटोनियन फ्लूइड को भी मैं बना देता हूं। यहां पर न्यूटोनियन फ्लूइड था, कुछ इस तरह से जा रहा था, ठीक है। नाउ एक्चुअली जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं ना फ्रेंड्स, एक्चुअली में जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं उनका जो गवर्निंग इक्वेशन होता है, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड का जो गवर्निंग इक्वेशन था वो क्या था, म्यू du बाई dy था, ठीक है। तो यहां पर जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं उनका जो गवर्निंग इक्वेशन होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। उनका जो गवर्निंग इक्वेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है टाउ इज इक्वल टू a du बाई dy टू द पावर n प्लस b, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर टाउ क्या होता है, a du बाई dy टू द पावर n प्लस b। जहां पर आपका जो du बाई dy है वो क्या होता है, ये आपको पता है, ये होता है आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये क्या होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। जो आपका n होता है वो पावर होता है, ठीक है। n आपका क्या होता है, एनी पावर होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, ठीक। a एंड b जो होते हैं आपके, a एंड b वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, जो डिफर करते हैं, जो चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो पैरामीटर, विच चेंजेस। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी फ्लो पैरामीटर, ठीक है। चलो, तो यहां पर जो ये मेन मेरा गवर्निंग इक्वेशन है, यहां पर जो मेरा मेन गवर्निंग इक्वेशन है, ये इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। कैसे, मैं बताता हूं। अभी यहां पर मैंने इस गवर्निंग इक्वेशन को जब लिखा, टाउ इज इक्वल टू a du बाई dy टू दी पावर n प्लस b। अब यहां पर आप एक चीज देख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस है, ठीक है, ये क्या है, ये प्लस है, मतलब ये भी एक शियर स्ट्रेस का कंपोनेंट होगा, ठीक है, ओके। और ये भी एक शियर स्ट्रेस का कंपोनेंट होगा, तभी तो ये शियर स्ट्रेस है ना, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, एडिशन में एक ही तरह के पैरामीटर को रख सकते हैं। मतलब अगर आप फोर्स को रख रहे हैं, जैसे फोर्स है, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं टोटल फोर्स, तो ये F1 प्लस F2, तो याद रखिएगा F1 F2 भी फोर्स होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि F2 जो है वो कोई वेलोसिटी है, आप वेलोसिटी प्लस फोर्स नहीं कर सकते, आपको दो इक्वल पैरामीटर रखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये भी एक शियर स्ट्रेस का कंपोनेंट है, ये भी एक शियर स्ट्रेस है। तो इसको मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं फ्रेंड्स, du बाई dy टू दी पावर n प्लस टाउ नॉट, ठीक है। और ये जो टाउ नॉट होता है, यही होता है कोई इनिशियल स्ट्रेस, ठीक है। यही क्या होता है, कुछ इनिशियल स्ट्रेस होता है, ठीक है। यहां पर कुछ चीजें मैं जो समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझते जाइए, एकदम फोकस हो जाइए, ठीक। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस इक्वेशन को न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी वाले इक्वेशन से कंपैरिजन करूं, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाई dy, और इन दोनों इक्वेशन को क्या करूं, आपस में रिलेशन को मैं क्या करूं, कंपेयर करूं, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो a की वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू होती है, n की वैल्यू क्या होती है, यहां पे 1 होती है, और टाउ नॉट यानी कि वहां पर कुछ जो इनिशियल स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं। और अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किसी लाइन के फॉर्मूला को इंटरप्रेट करना चाहूं, तो ये क्या होता है, mx प्लस c, कुछ इस तरह से होता है। m आपका कोई कांस्टेंट होता है, तो यहां पर a आपका कोई कांस्टेंट है, x यहां पर पैरामीटर है, तो यहां पर देखिए x में आपका क्या है, du बाई dy यानी कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है,
ठीक है। और ये जो C होता है फ्रेंड्स, जो यहां पर टाउ नॉट है, ये क्या है यहां पर, ये एक तरह का इंटरसेप्ट है। तो अगर मैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में देखूं तो कोई भी इंटरसेप्ट यानी कि इनिशियल स्ट्रेस नहीं है तो इंटरसेप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको कहां से बनना चाहिए, उसको ओरिजिनल से बनना चाहिए। इसीलिए ये लाइन आप देख सकते हैं, ये कहां से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है, इसमें कोई भी इनिशियल स्ट्रेस नहीं था। और इसीलिए ये जो होता है मेरा क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। तो न्यूटोनियन फ्लूइड में आपका जो म्यू की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। यहां पर कोई जो इनिशियल स्ट्रेस की वैल्यू होती है वो 0 होती है, मतलब यहां पर कोई भी क्या होता है, जो इंटरसेप्ट होता है वो नहीं बन रहा है। चलो आगे बढ़े। तो ये रहा न्यूटोनियन फ्लूइड। चलो, तो न्यूटोनियन फ्लूइड अगर मैंने आपको इतना समझा दिया है, इतना मेरे को नहीं लगता इतना डिटेल में आपको कोई न्यूटोनियन फ्लूइड समझाएगा। यहां पर मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं। इसका एग्जांपल क्या है, वाटर आपका न्यूटोनियन फ्लूइड्स है फ्रेंड। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जो होता है वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड होता है फ्रेंड्स। इसके बाद आपका जो केरोसिन होता है वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड होता है फ्रेंड्स। इसके बाद जो आपका पेट्रोल होता है वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, ठीक है। तो वाटर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, पेट्रोल, केरोसिन, तो ये सब किस तरह के फ्लूइड होते हैं, ये न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द फ्लो, मतलब समय के, मतलब ड्यू बाय डी, इनका जो क्या होता है, विस्कोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि इनका जो शियर स्ट्रेस है वो थ्रू आउट द फ्लो क्या है, कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए पानी आपका माउंटेन से बहते बहते समुद्र तक चला जाता है, हिमालय से बहते बहते समुद्र तक चला जाता है, क्योंकि थ्रू आउट द फ्लो जो पानी का विस्कोसिटी होता है वो बदलता नहीं है। सोचिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, ऊपर वाले ने भी क्या चीज बनाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले जो मेरा फ्लूइड था, सबसे पहला जो मेरा फ्लूइड था वो मेरा क्या था, डाइलेटेंट फ्लूइड था। क्या था मेरा, डाइलेटेंट फ्लूइड था। तो डाइलेटेंट फ्लूइड क्या होता है, मैं आपको सब गवर्निंग इक्वेशन के फॉर्म में बताऊंगा। मेरे पास क्या था, टाउ इज इक्वल टू ए du by dy टू दी पावर n प्लस b था, यही मेरा इक्वेशन था। डायलेटेंट फ्लूइड्स में क्या होता है, n की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है और b की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। b की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करना चाहूंगा, ठीक है, मैं अभी रफली बना दे रहा हूं, बाद में इसको एकदम अच्छे से बनाऊंगा। तो यहां पर देखिए कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है और n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहां पर मैं इसको कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, कुछ इस टाइप से। ये जो आपका कर्व मिल रहा है फ्लूइड का, ये किसको दर्शाता है, डाइलेटेंट फ्लूइड को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, डाइलेटेंट फ्लूइड को दर्शाता है। अब डाइलेटेंट फ्लूइड को फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप कैसे समझ सकते हैं, तो बहुत अच्छे से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए डाइलेटेंट फ्लूइड में क्या होता है, फ्लो के दौरान क्या होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, तो शियर स्ट्रेस इंक्रीजेस विथ द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मतलब यहां पर क्या होता है, आपकी फ्लो के दौरान, यहां पर अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस समझाना चाहूं तो फ्लो के दौरान आपका क्या होता है, विस्कोसिटी चेंज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। चेंज हो रहा है मतलब कैसे चेंज हो रहा है, या तो बढ़ सकता है नहीं तो घट सकता है, तो बढ़ जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, मैं आपको एक फ्लूइड का एग्जांपल देता हूं, शुगर सॉल्यूशन, जिसको आप क्या कहते हैं, चाशनी आपने सुना है ना। तो चाशनी में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप चाशनी को बहाएंगे तो शुरू में तो बह जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा, वो थिक हो जाता है। तो बाद में वो जो थिक हो जाता है तो वो कौन सा टाइप का फ्लूइड हो जाता है, वो डाइलेटेंट फ्लूइड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा टाइप का जो फ्लूइड हो जाता है, जो टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स की मैं बात कर रहा हूं, तो दूसरा जो फ्लूइड आता है आपका वो क्या होता है, सूडोप्लास्टिक में भी सूडोप्लास्टिक में क्या होता है, b की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, और n की वैल्यू लेस देन 1 होती है। n की वैल्यू लेस देन 1 होगी, इसका मतलब अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के ग्राफ में du by dy, तो यहां पर इसका जो बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। यानी कि यहां पर फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जस्ट डायलेटेंट का उल्टा, ठीक है। मतलब फ्लो के दौरान उसकी जो शियर स्ट्रेस है वो कम होती जा रही है, मतलब वो थिन होता जा रहा है, ठीक है। फ्लो के दौरान क्या होता जा रहा है, उसकी विस्कोसिटी कम होती जा रही है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका, मिल्क,
मिल्क यानी दूध, शुरू में आप मिल्क को करेंगे ना तो क्या होगा, मिल्क में कुछ वाटर कंटेंट होता है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन जब आप उसको फ्लो करेंगे तो शुरू में तो वो क्या होगा, शुरू तो मुश्किल में फ्लो होगा, बाद में बड़ा इजीली वो पानी की तरफ फ्लो होने लग जाता है। तो जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे फ्लो होता है, जैसे जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ता है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू कम होती जाती है। और शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्यों कम हो रही है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम हो रही है, क्योंकि शियर स्ट्रेस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, टाउ इज इक्वल टू डी बाई डी वाई, म्यू इंटू डी बाई डी वाई, तो म्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर विस्कोसिटी कम होगी तो शियर स्ट्रेस भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, सो यहां पर इसका क्या हो गया, एग्जांपल मिल्क हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, उसके बाद आपका जो तीसरा टाइप का फ्लूइड आता है वो होता है बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, फिर से मैं गवर्निंग इक्वेशन लिख देता हूं, म्यू du बाय dy टू दी पावर n प्लस b। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। यहां पर b की जो वैल्यू होती है वो 0 नहीं होती है, मतलब यहां पर कुछ इनिशियल स्ट्रेस होगा, समझिए आप इस बात को। चलिए मैं समझाता हूं अच्छे से। और n की वैल्यू यहां पर 1 होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर कुछ इनिशियल स्ट्रेस है और n की वैल्यू 1 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले तो मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करता हूं भाई, शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ये लो भाई, इसको मैंने बना दिया। अब यहां पर कुछ इनिशियल स्ट्रेस है, यहां पर कुछ इंटरसेप्ट है, तो ये लो भाई, मैं इसको यहां पर इंटरसेप्ट बना देता हूं, यहां पर मैं इसको इंटरसेप्ट बना देता हूं। ये लो मेरा इंटरसेप्ट बन गया, ये कुछ कांस्टेंट है। इसके बाद क्या होगा, अगर n की वैल्यू 1 है तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, समझ में आ रहा है। n की वैल्यू 1 है, मतलब आपकी जो लाइन होगी उसका कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहां पर ये कैसा स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहां पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, और यहां पर कुछ इनिशियल स्ट्रेस लग रहा है टाउ नॉट। ठीक है, या फिर आप इसको b कह सकते हैं, इसको आप इक्विवेलेंट टू क्या कर सकते हैं, b कह सकते हैं। अब अगर मैं इसको समझाना चाहूं तो ये मैं कैसे समझा सकता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या होता है, शुरू में जो बिंघम प्लास्टिक्स होते हैं वो शुरू में, मतलब क्या होता है कि अगर उनमें थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं है तो शुरू में वो एज अ सॉलिड बिहेव करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये एज अ सॉलिड बिहेव कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ इनिशियल स्ट्रेस लगा देता हूं तो वो बहना स्टार्ट कर देते हैं, और बहते टाइम उनका जो विस्कोसिटी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ में आया, शुरू में वो एज अ सॉलिड बिहेव करते हैं, लेकिन जब मैं उनमें कुछ इनिशियल स्ट्रेस अप्लाई कर देता हूं तो बहना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उनमें फ्लूइडिटी आ जाती है और फिर वो कांस्टेंट विस्कोसिटी से फ्लो करते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल, मुंह धोने जाते हो, क्या करते हो, ब्रश उठाते हो, अब बोल रहे नहीं सर हम तो मंजन करते हैं, अरे यार ऐसा मत करो यार, ब्रश उठाते हो, ब्रश के बाद क्या करते हो, टूथपेस्ट लेते हो, टूथपेस्ट को कैसे बाहर निकालते हो, थोड़ा सा दबाते हो, और दबाने से क्या होता है, टूथपेस्ट बाहर निकलता है। मतलब शुरू में आप क्या करते हो, थोड़ा सा इनिशियल स्ट्रेस लेते हो। या क्रीम ले लो, लड़कियां तो क्रीम व्रीम लगाती है, प्लीज अदरवाइज मत लेना, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। लड़कियां क्रीम व्रीम लगाती हैं, तो लड़कियां बोलेंगी सर लड़के नहीं लगाते क्या, नहीं हम लोग उतना शौकीन नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लड़कियां क्रीम लगाती है तो क्या करते हैं, आप अपनी क्रीम बोरो प्लस, चलो यार बोरो प्लस ले लो, सब लगाते हैं बोरो प्लस। तो बोरो प्लस में भी आप शुरू में क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको इनिशियल स्ट्रेस देते हैं तो क्रीम बाहर निकलता है। तो ये जो आपका क्या बोलना चाहिए, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट, ठीक है, या फिर आपका क्रीम, ठीक है, तो ये किस टाइप के फ्लूइड होते हैं, ये बिंघम प्लास्टिक होते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको। शुरू में क्या होता है, वो एज अ सॉलिड बिहेव करते हैं, बट कुछ इनिशियल स्ट्रेस के बाद वहां पर क्या होता है, वहां पर वो एज अ फ्लूइड बिहेव करने लग जाते हैं यहां पर, या फिर क्या बोलना चाहिए, उनमें कुछ फ्लूइडिटी आ जाती है। तो ये क्या हो गया आपका बिंघम प्लास्टिक। तो ये किस टाइप के फ्लूइड्स थे आपके, टाइम इंडिपेंडेंट फ्लूइड्स है। यहां पर मैंने टाइम की कोई बात नहीं की कि समय के साथ ये हो रहा है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं बोला। अब मैं बोलूंगा, अब यहां पर मेरे पास क्या आ गया, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स, टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स। टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स में क्या हो रहा है, मेरे पास जो पहला फ्लूइड है, मेरे पास जो पहला फ्लूइड है वो है मेरा रियोप्लास्टिक, रियोप्लास्टिक। थिक्सोट्रोपिक भी ले सकता था, अभी रियोप्लास्टिक ले लेता हूं। रियोप्लास्टिक में क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका ये गवर्निंग इक्वेशन है, सॉरी क्या न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया है, du बाय dy टू द पावर n प्लस b। यहां पर b की वैल्यू 0 नहीं होती है, और जो n की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है।
इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट करना चाहूंगा, शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है, तो यहां पर क्या है, कुछ इनिशियल स्ट्रेस है, ये मेरा कुछ इनिशियल स्ट्रेस है और वो कुछ इस टाइप से बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो मेरा बन रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर बहुत ध्यान से समझिए, समय के साथ विथ द इंक्रीज इन टाइम, यहां पर अगर मैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझाना चाहूं तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इसको टेम्परेचर मत ले लेना मैकेनिकल वालों, स्मॉल टी से डिनोट कर देता हूं, तो टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है आपका, विस्कोसिटी भी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। ध्यान से समझिए, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होता है विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा इसका विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। देखिए यहां पर फ्लूइडिटी की बात नहीं कर रहा, फ्लो के दौरान नहीं होता है, समय के साथ हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल है लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स को बोलते हैं ना तुरंत जो लुब्रिकेंट जब हम अप्लाई करते हैं तो शुरू में ही जब मटेरियल गर्म रहता है तो तुरंत उसको अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि लुब्रिकेंट को कहीं रख दिया हमने और बाद में उसको वहां से हटा के फिर ऐसे लगा दिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता ना। लुब्रिकेंट क्या होता है, शुरू में ही अप्लाई किया जाता है, ठीक है। लुब्रिकेंट को कोल्ड ड्राई प्लेस में खुला करके नहीं रखना चाहिए, ऊपर में आप देख सकते हैं वो कड़क हो जाता है एकदम। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उनकी विस्कोसिटी क्या होती है, समय के साथ इंक्रीज होती है। तो लुब्रिकेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है, लुब्रिकेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ रियोप्लास्टिक। ठीक, ये आपका हो गया। लास्ट में आपका जो फ्लूइड बच गया वो हो गया आपका, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 छठा फ्लूइड जो आपका बच गया वो है थिक्सोट्रोपिक। क्या बच गया आपका, थिक्सोट्रोपिक। फिर से गवर्निंग इक्वेशन में लिख देता हूं, a du/dy टू द पावर n प्लस b। तो यहां पर जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी फ्रेंड्स, b की वैल्यू 0 नहीं होगी, और यहां पर जो n की वैल्यू होगी लेस देन 1 होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको भी ग्राफ प्लॉट करना चाहूं तो अब मुझे लगता है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये आपका कुछ इनिशियल स्ट्रेस है और ये कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है, शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेस। अब इसका क्या है, जस्ट इसका थिक्सोट्रोपिक जो, हाँ थिक्सोट्रोपिक है, तो जस्ट इसका जो आपका, इसके ऊपर मैंने क्या पढ़ाया था, नाम भूल जा रहा हूं, देखो यार, रियोप्लास्टिक। हाँ, तो रियोप्लास्टिक से क्या होता है, जस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है। कैसे अलग होता है, मतलब समय के साथ इसका विस्कोसिटी कम होता जा रहा है। मैं फ्लो की कंडीशन में नहीं भी रखा हूं फिर भी क्या हो रहा है, उसका समय के साथ साथ उसकी विस्कोसिटी कम होती जा रही है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल सभी को पसंद है वो चीज, क्या चीज, गर्मी में क्या खाना पसंद है, गर्मी में आइसक्रीम खाना पसंद है। आइसक्रीम खाते हैं आप लोग, तो जो आइसक्रीम खाता है आइसक्रीम को बोलते हैं ना जल्दी खा ले नहीं तो पिघल जाएगा। समझ में आ रहा है, पिघल, पता नहीं मैं सही लिखा हूं या नहीं, यही होना चाहिए। तो जल्दी खाओ नहीं तो पिघल जाएगा। तो पिघल जाएगा का क्या मतलब है कि भाई ऐसा तो नहीं कि उसको आप बाहर रहे हो तो पिघल रहा है, आप उसको हाथ में ही पकड़े हो, जल्दी से खा लो नहीं तो पिघल जाएगा। मतलब समय के साथ क्या हो रहा है, उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जा रही है। फ्लूइडिटी बढ़ जा रही है मतलब विस्कोसिटी कम हो जा रही है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, आइसक्रीम। मतलब और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिसको आप सोच के फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स को फील कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया थिक्सोट्रोपिक। अब चलो मैं इसको पूरा एक समरी रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, पूरा इसको मैं रिवाइज करा देता हूं। तो ये मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। ये आपका एक हुआ, ये आपका ये हुआ, ठीक है। ये आपका शियर स्ट्रेस इस डायरेक्शन में, ये आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। ओके, नाउ यहां पर सबसे पहला फ्लूइड था इस टाइप से जा रहा था। क्या नाम था इस फ्लूइड का, डाइलेटेंट। इस फ्लूइड का नाम था डाइलेटेंट फ्लूइड। दूसरा फ्लूइड क्या था आपका, स्ट्रेट जा रहा था, ये था न्यूटोनियन फ्लूइड। उसके बाद आपका क्या आ रहा था, उसके बाद आपका आ रहा था सूडो प्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद आपकी कुछ इनिशियल स्ट्रेस थी बाबा, इनिशियल स्ट्रेस थी, तो उसके बाद यहां पर क्या आ रहा था, यहां पर आ रहा था रियोप्लास्टिक, ठीक है। यहां पर आपका क्या आ रहा था, यहां पर आपका आ रहा था बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक। और यहां पर आपका एक और आ रहा था, वो क्या आ रहा था, यहां पर आ रहा था थिक्सोट्रोपिक,
यहाँ पे आपका क्या आ रहा था, थिक्सोट्रॉपिक। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ समझाने के लिए। ठीक है, अब ये था आपका ग्राफ। यहां पर आपका क्या था, भूलेंगे नहीं, आइडल फ्लूइड। यहां पर आपका क्या था, आइडल फ्लूइड। ये सब बताना भूल जाते थे, मैं बता दे रहा हूं। अब यहां पर क्या था, यहां पर डायलेटेंट फ्लूइड के लिए B की वैल्यू 0। ठीक है, यहां पर भी क्या है, B की वैल्यू 0। भाई कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं। और यहां पर भी क्या है, B की वैल्यू 0। ठीक है, म्यू कांस्टेंट। यहां पर क्या था, यहां B की वैल्यू 0 था, n इज लेस देन 1, और यहां पे क्या था, n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहां पर क्या था, यहां पर देखिए कुछ इंटरसेप्ट है, यहां पर क्या है, कुछ इंटरसेप्ट है, यानी कि कुछ टाउ नॉट की वैल्यू है, यानी कि B यहां पर 0 नहीं है, यहां पर भी B 0 नहीं है, और यहां पर भी B जो है आपका 0 नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, n इज ग्रेटर देन 1, n इज इक्वल टू 1, और यहां पर क्या होगा, n इज लेस देन 1। तो ये रहा आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, यहां पर तो मैं क्या लिख सकता हूं, अच्छा आइडल फ्लूइड के लिए आप n की वैल्यू क्या लिख देंगे, n की वैल्यू मुझे ऐसा लगता है आपको 0 लिखनी चाहिए। लगनी चाहिए कि नहीं लिखनी चाहिए, मतलब यहां कुछ विस्कोसिटी है ही नहीं। तो यहां पर ये जो रहा आपका, ये जो आपका रहा वो क्या रहा, ये आपका वो ग्राफ रहा जो आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग इसको अलग तरह से भी बनाते हैं, कुछ लोग इसको अलग तरह से भी बनाते हैं, आपको इसको ऐसे ही याद रखना है, और जो एग्जांपल्स मैंने दिए उसको बहुत अच्छे से याद रखना। ठीक है, एक और लास्ट में इस टॉपिक को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं। शियर स्ट्रेस जो अभी मैंने वैल्यू लिखी थी, ठीक है, शियर स्ट्रेस जो मैंने वैल्यू लिखी थी, ठीक है, ए du by dy टू दी पावर n प्लस b, आप इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज कर रहा हूं, थोड़ा सा क्या कर रहा हूं मैं, टाउ इज इक्वल टू ए du by dy टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है, इंटू du by dy, ओके, प्लस b। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये 1 होगा, तो n माइनस 1 प्लस 1 du by dy टू द पावर n ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका ये टर्म होता है, ये टर्म होता है, इस टर्म को हम कहते हैं एपरेंट विस्कोसिटी। क्या कहते हैं इस टर्म को हम लोग, इस टर्म को हम लोग कहते हैं एपरेंट विस्कोसिटी। और एपरेंट विस्कोसिटी है तो मतलब मैं यहां पर टाउ क्या लिख सकता हूं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के लिए म्यू एपरेंट इंटू du by dy, ठीक है, प्लस b। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये इक्वेशन न्यूटोनियन फ्लूइड के इक्वेशन की तरह दिख रहा है नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार आपसे म्यू एपरेंट की वैल्यू पूछ देता है, एक बार आया है मुश्किल से क्वेश्चन, लेकिन फिर भी ये हमें पता करना जरूरी है। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको मेरा आज के लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता इस डिटेल में कोई पढ़ाया होगा, पढ़ाया भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए इस डिटेल में। ठीक है, तो आपको अब क्या है, समझ में आ गया होगा। आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं बार बार आपको समझाता हूं, हम कुछ भी पढ़े उसका माइंड में हमारे पास एक पिक्चर होना चाहिए, हमारे पास उसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा ये वीडियो का टोटल जो भी है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज, जो बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज के जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरी तरह से खत्म करा दूंगा। ठीक है, राइट फ्रॉम जो हम लोग सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, बल्क मॉड्यूलस, कंप्रेसिबिलिटी, जो भी ये कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, ठीक है, कैपिलरी हाइट इन जो ग्लासेस होते हैं वो सब जो हम कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसके साथ क्या होगा, उसके साथ वो टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का डिटेल वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने मैकेनिकल सिविल के फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करो, उनको जरूर अच्छा लगेगा ये। ठीक है, तो ठीक, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।